बगीचों से संबंधित कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था। लो हाइट्स में ऑलमोस्ट पेटल फॉल हो चुका है बहुत सारी जगह, और जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत ही खुशी वाली है कि लो हाइट्स में जो फ्रूट सेटिंग है वो बहुत ही अच्छी हुई है। इवन मैं अपने ऑर्चर्ड की बात करूं, बहुत ही शानदार सेटिंग हुई है इस साल। इतना खराब मौसम था, उसके बावजूद भी अच्छी सेटिंग हुई है। अब बड़ी बात है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का बागवान साथियों रीजन है कि अगर हम 2010 से पहले की बात करें या 2001 से लेकर आपके 7-8 तक की बात करें, उस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम आती थी इन्वायरमेंट से हमारे। क्यों? क्योंकि लोगों के पॉलिनाइजर वैरायटी नहीं लगी थी ज्यादा, पॉलिनाइजर वैरायटियां नहीं लगी थी ज्यादा, लोग मधुमक्खियां भी नहीं लगाते थे। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे फार्मर अवेयर हुआ, जागरूक हुआ, उन्होंने पॉलिनाइजर वैरायटियां लगानी शुरू करी, जिसके वजह से अच्छा, जितना भी समय मिला पॉलिनेशन अच्छा हुआ, जिसकी वजह से अच्छी सेटिंग हुई। उसके साथ साथ अब जो पेटल फॉल का प्रोसेस रहेगा, और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन और भी है पीजीआर से संबंधित है कि पीजीआर कब करें। तो मैं आपको पहले भी बताया कि या आप अर्ली मॉर्निंग कीजिए या लेट इवनिंग में कीजिए, और जो सबसे अच्छा समय है वो शाम का समय है। आफ्टर 5 बजे के बाद बहुत अच्छा समय रहता है, जब ठंड रहती है, क्योंकि रात का जो टेम्परेचर वो बहुत ही अच्छा रहता है। और आप लोगों को इस जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो इस वक्त मौसम चल रहा है वो बहुत ही उपयुक्त चल रहा है, अनुकूल चल रहा है फ्रूट सेटिंग के। जो हमारे मिडल और हाइट वाले बागवान है उन सबके अच्छी सेटिंग होगी। आपको मेहनत करने की जरूरत है थोड़ी सी, पिंक बर्ड की स्प्रे जरूर करें। उसके बाद जो पेटल फॉल की स्प्रे आएगी, वहां पर हमारे बागवान साथी कुछ एक लोग बहुत ही ज्यादा गलती कर देते हैं। फिर से बागवानों के माइंड में पहला जो स्प्रे आएगी वो आएगी इंसेक्टिसाइड की। इतनी ठंड है बागवान साथियों, ऐसे ठंड में कहां कोई कीड़ा आपके फ्रूट को डैमेज करेगा। अगर डैमेज करेगा भी तो कितना कर लेगा। आप लोग ये जरूर देख ले कि कितने परसेंट डैमेज करेगा, क्योंकि अगर सेटिंग बहुत अच्छी हुई है कितने फ्रूट को डैमेज करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड से निकालनी पड़ेगी ये बात। अगर आप इंसेक्टिसाइड पे भी जाएंगे तो डेफिनेटली आपको आगे माइट से सामना करना पड़ेगा। सामना करना पड़ेगा। अब बड़ी बात आती है कि अब आप ऐसी कौन सी स्प्रे करें। तो बागवान साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, पेटल फॉल पे अभी इतना स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अभी सिंपली आप लोग जो ट्रेड नेम से चलता है लाइक रोको, रोको आप डाल सकते हैं, माइक्लोबुटालिन आप डाल सकते हैं फंगेसाइड्स में। और उसके साथ साथ अगर कोई न्यूट्रिशन डालना चाहता है ऐड करके, तो बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन है। 19-19-19 आता है एनपीके, और बहुत सारे लोग जो 0-49-32 भी डालते हैं। आप इस तरीके का कोई भी एक टॉनिक उसके साथ ऐड कर सकते हैं पेटल फॉल पे। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट स्प्रे जाएगी वो रहेगी आपके पीनट के आसपास। जब आपका मटर के बराबर साइज का दाना हो जाएगा, उस वक्त आप जरूर 2 लीटर एचएमओ की स्प्रे जरूर करें, हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल, माइट के लिए, क्योंकि वो फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और उससे हमारे जो फ्रेंडली पॉपुलेशन है कीड़ों की वो भी डिस्टर्ब नहीं होती। इन बातों का आपको ध्यान रखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसके साथ साथ जैसे ही आपका पेटल फॉल हो जाता है और पीनट के आसपास आप जाते हैं, तो आप अपनी सॉइल में नाइट्रोजन का सेकंड एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और बहुत जरूरी है डालना।
पेटल फॉल से लेकर वॉलनट तक की स्टेज तक आपके सेल का डिवीजन होगा, और ये सेल का डिवीजन निर्धारित करेगा कि आपका आने वाले समय में साइज कितना अच्छा बनेगा। जैसे सेटिंग में देख पा रहा हूं, या बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बहुत, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोग बाकी चीजें जरूर छोड़ दें, मगर फ्रूट थिनिंग जरूर करें। कैंची से प्लकिंग करके आप फ्रूट थिनिंग जरूर करें। और फ्रूट थिनिंग पे भी एक लाइव सेशन किया जाएगा। जब फ्रूट थिनिंग मैं अपने ऑर्चर्ड में करूंगा, आज से लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद मैं शुरू कर दूंगा अपनी फ्रूट थिनिंग करना, तो उस वक्त भी आपको बताया जाएगा। जो लोग अभी बहुत लो हाइट में उनकी हो चुकी है और ज्यादा क्रॉप लगी है, तो एक चीज और सुनिश्चित करें कि जो आपकी पॉलिनाइजर वेराइटी है, लाइक गोल्डन, रेड गोल्डन, ग्रैनी स्मिथ, उसमें हैवी आपको फ्रूट थिनिंग करनी है, तभी वो नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा आएगा। और जो आपके सेब है, जब आप सेब में फ्रूट थिनिंग करेंगे, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके पास ऐसे बीमे में सेब लगे, अगर आप यहां पर कोशिश करें जो सेंटर वाला सेब होगा आप उसको रखें, और जब आप कटिंग करेंगे जो उसके चारों साइड के, तो कभी भी नीचे से कट ना करें, ऊपर से फ्रूट के पास से करें, और जो फ्रूट की डंडी होगी पीछे उसको आप एज इट इज रहने दें, ऊपर से प्लग करें। उसके बाद आप लगते हुए 2 बीमों को पूरा क्लीन कर दें, इसमें एक भी फ्रूट नहीं रखना है। उसके बाद नेक्स्ट में आप सिंगल फ्रूट पे जाए, कहीं भी आप डबल पे ना जाए। अब बड़ी बात आती है कि हैवी फ्रूट थिनिंग में आप कितने % तक फ्रूट काट सकते हैं। तो बागवान साथियों, अगर आपके बहुत अच्छी फ्रूट सेटिंग हुई है, लगभग एक बीमे में 2 से लेकर 4 फ्रूट तक, कई लोगों की 5 तक भी सेटिंग हुई है, तो अगर आपकी इतनी ज्यादा सेटिंग हुई है, तो लगभग आपको मेरे हिसाब से 90% फ्रूट कट करने पड़ेंगे, 90%। अगर कोई थोड़े कम करना चाहता तो 80 आपका लोएस्ट लो साइड रहेगा। और जो मैंने इस साल टारगेट रखा है, मैं अपने बगीचे में लगभग 90 से लेकर 92% या 95% तक फ्रूट थिनिंग करनी पड़ेगी हमें। उसका बेनिफिट एक तो आपको फ्रूट क्वालिटी में अभी मिलेगा, दूसरा आपको नेक्स्ट ईयर के जो रिटर्निंग ब्लूम है वहां आपको हेल्प मिलेगी। जो अच्छे अच्छे ऑर्चर्डिस्ट है, बड़े बड़े ऑर्चर्डिस्ट है, जिनकी काफी एप्पल होता है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फार्म बागवान होगा जो अपने फ्रूट की थिनिंग नहीं करता होगा, तभी उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। हम अमूमन मंडी में जाते हैं, आप देखते हैं कई लोगों के बहुत अच्छा क्वालिटी फ्रूट होता है, तो उसके पीछे का एक और बहुत महत्वपूर्ण रीजन होता है, वो तब फ्रूट थिनिंग। अगर आपको रेगुलर फ्रूट चाहिए, हर साल फसल चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको फ्रूट थिनिंग की ओर जाना पड़ेगा, और जरूर जाए, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। और दूसरा, पौधा स्ट्रेस में नहीं रहेगा आपके, क्योंकि जितना ज्यादा लोड आप उसके उसके ऊपर एक साल में डालेंगे, वो स्ट्रेस में रहेगा, वो अपना बीमा नहीं डेवलप कर पाएगा। तो आप लोगों को इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं देख पा रहा हूं लगभग 750 के करीब लोग लाइव सेशन में जुट चुके हैं, और आप लोग मेरी ताकत है, और हमारा काम पूरी इंडस्ट्री के लिए। हम चाहते हैं कि छोटे से छोटा बागवान उन्नति के पथ पे चले और हॉर्टिकल्चर को अलग लेवल पे ले जाए। अब मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों के मैं क्वेश्चन ले लूं। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है जहां आपको दुविधा है, तो मैं कुछ एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। नवीन वर्मा जी का क्वेश्चन है कि किस स्टेज पे आप करें, जैसे ही आपका पेटल फॉल हो जाता है वैसे ही आप फ्रूट थिनिंग शुरू कर दें, पेटल फॉल के इमीडिएट बाद। कितने समय तक होनी चाहिए?
वो बगीचे के ऊपर है। जो बड़े ऑर्चर्डिस्ट है वो तो आप हैरान होने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जून जुलाई में भी फ्रूट थिनिंग करते हैं। जो आपका फ्रूट छोटा रह जाता है उसको उसको उस वक्त भी काटते हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लगभग 3 फेज में हमारी फ्लोरिंग चलती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो आपके अभी आप जब आप पीनट के आसपास और पेटल फॉल के आसपास जब आप फ्रूट थिनिंग करेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि कुछ एक दाने ऐसे जो साइज में पहले ही छोटे रह चुके, जो अभी से छोटा रह चुका वो बाद में भी छोटा ही रहेगा, इसलिए आप उसको अभी काट दे तो ज्यादा फायदा रहेगा। और कोई क्वेश्चन हो जी? 30-10-10 कैसा रहेगा मोहिंदर मेहता जी? सर आप एनपीके में अगर आप थोड़ा बैलेंस में चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नाइट्रोजन आप 30% तक डाल रहे हैं, ये भी सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इसको भी डाल सकते हैं 1 किलो 200 लीटर पानी में। बोरिक एसिड, जिंक, बारक एसिड, बेरिस्टिन के साथ। बिल्कुल सौरभ ठाकुर जी, आप डेफिनेटली कर सकते हैं इस चीज को। मगर यहां पर आप बोरॉन और बोरिक एसिड जो भी आप अप्लाई करते हैं उसको 0.5% के हिसाब से करें। आप पूरा 200 ग्राम ना डाल के उसको 100 से 125 ग्राम के आसपास ही डालें। अमर वर्मा जी, अभी आपकी फ्लोरिंग नहीं हो रही, हो जाएगी, आप टेंशन ना ले। पन्ना ठाकुर जी, हम तो सर पूरा परिवार आपकी लाइफ देख रहे हैं, बिल्कुल थैंक यू। क्योंकि हमें ही जागरूक नहीं होना है, हमारे घरों में जो महिलाएं हैं उनका भी जागरूक होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो भी दिन रात मेहनत करती है ऑर्चर्ड में। आज तो कोई फर्क नहीं रह चुका है मर्द और औरत में, सब लोग अब बगीचों में काम करने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी वीडियोस देखनी चाहिए, ज्यादा ना सही, थोड़ा अगर वो भी सीख जाए तो हमारी बागवानी बहुत अच्छी हो सकती है। रोहित कुमार शर्मा जी, नेरवा और चौपाल की लो हाइट में ऑल ओवर बहुत ही कम सेब है। ये बहुत ही मतलब मैं हैरान हूँ, क्योंकि मैं अगर हमारे अणु फार्म से पीछे पीछे हमारे हाटकोटी होते हुए हमारे रोडू का जो निचला क्षेत्र है यहाँ हमारे बराल तक, अगर मैं यहाँ की लो हाइट्स की बात करूं, और हमारा बगीचा ऐसा था जो पूरी इतने गंदे मौसम में फुल फ्लोरिंग हुई थी कि हमें भी ये लग रहा था कि इस साल सेब नहीं होगे। तो मैं देख पा रहा हूं कि जो मैं आज से पहले भी बात करता था कि मेरा अपना फॉर्मूला था कि मेरे बगीचे में सेब तब नहीं लगेंगे जब फूल नहीं आएंगे। अगर फूल आए सेब ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हम या तो हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे या हम पॉलिनेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे। और मुझे ये भी लगता है कि जो पीजीआर आया है उसने तो और बहुत इंप्रूवमेंट कर दी है। पारस ठाकुर जी, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप माइक्लोबुटालिन, थायोफिनेट मिथाइल, रोको, स्कोर, इस टाइप के कोई भी चीज अप्लाई करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल हो जाता है। इमैक्स मिंटू ठाकुर जी सिराज से हमारे साथ जुड़े हैं, और आप भी ये पूरा परिवार लाइव देख रहा है, थैंक यू। सचिन ठाकुर जी, मैंने पहले ही बता दिया कि आपको एनपीके भी डाल सकते हैं आप। और अभी आप देखेंगे पत्ते हमारे पीले रहते हैं, अगर आप ट्राइकेंटानॉल एक टॉनिक आता है उसको आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने बगीचे की रंगत देखिए कैसे बदल जाती है। प्रवीण धोटा जी, अमेज एक्सेल, विच वन, अमेज एक्स और एप्लिन? प्रवीण धोटा जी, मुझे एप्लिन का ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो GA4 GA76 भी है, प्रोमोलिन, परलान, इस टाइप के करता हूँ। और अमेज एक्सेल भी मैंने इस्तेमाल किया, इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, मगर आप इसको पीजीआर से कंपेयर नहीं कर सकते GA4 GA7 से, दोनों में फ़र्क रहेगा।
सौरभ ठाकुर जी, मेरे ऑर्चर्ड में पत्ते खराब हो जा रहे हैं, लास्ट सीजन में भी एक साइड के ऑर्चर्ड में काफी फंगल करने की। सौरभ ठाकुर जी, आप शायद पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं हमारे को, आप प्रॉपर जुड़े रहिए। मैंने हमेशा बताया कि जिनके प्रॉब्लम रहती है पतझड़ की, उनको विंटर में अपने ऑर्चर्ड की मैनेजमेंट करती है, बगीचे को साफ रखे, पत्तियों को कलेक्ट करे और डिकम्पोस्ट करके उसकी खाद बनाए। और आप जैसे आप यूरिया की स्प्रे करते हैं सॉइल में, अगर एक बार आप उसकी लगभग 15% के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। लाइक आप ब्लाइटॉक्स करते हैं, चूना नीला तोता करते हैं, उसको आप फ्लोर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। पूरे बगीचे की साफ सफाई करें और शेड्यूल को पूरा फॉलो करें। ठाकुर संजय जी, 4 से 5, मुझे लगता है कि एक ड्रम से तो नहीं होगा, 1.5 ड्रम आपके हो जाएगा, 4 से 5 जहां लगते हैं। भूपिंदर लिप्टा जी, 3rd ईयर आपकी क्रॉप आती है, उसके पीछे का बड़ा रीजन है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, हैवी क्रॉप। आप फ्रूट थिनिंग की ओर जाए, लाइट पेनिट्रेशन की ओर जाए, प्रूनिंग से ऐसी प्रूनिंग करिए कि आपका सन अंदर तक पहुंचे। ट्राइकेंटानोल की स्टेज पे शर्मा पंकज, पंकज शर्मा जी, आप ट्राइकेंटानोल पेटल फॉल के आसपास या पीनट के आसपास बहुत ही सही समय रहेगा, अगर जहां आप इसको कर सकते। थ्रिप्स ज्यादा हो जाए इसके लिए क्या करें? अनिल समटा जी, अगर थ्रिप्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आपके अलेंटो टाइप में जो भी इंसेक्टिसाइड आते हैं उसको आप कर सकते हैं, मगर अगर आपके बहुत प्रॉब्लम है तभी डालें। मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि जब से मैं भी बागवानी कर रहा, हमने कभी भी थ्रिप्स की ट्रीटमेंट की, हमारे भी होते हैं मगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते। तो इस साल फिर से बहुत अच्छी क्रॉप लगी है हर साल की तरह। ठाकुर संजय ठाकुर, आप बहुत सारे घोल मिक्स करें, अमेज एक्सेल इसके बीच मत डालें, अमेज एक्सेल को इससे हटा दीजिए। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि पिंक स्टेज, राहुल टेक्टा जी का क्वेश्चन है कि पिंक बर्ड पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फर्क करता, क्योंकि केसर तो बंद है, फूल भी बंद है। आपको जो हमने रिकमेंड किया है 1261 या जो भी रिकमेंडेशन रहती है, तो आप उसको अप्लाई फॉलो कीजिए पूरा, और बाद में आपके जो भी आपको शेड्यूल दिया गया आप उसको फॉलो कीजिए, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सचिन ठाकुर जी का कि पीयर की प्रॉब्लम, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन, शायद मैं भी स्लिप कर जाता। अभी मैक्सिमम पेटल फॉल हो चुका है पीयर में। आप यहाँ पर अगर आप नेचुरल ऑर्गेनिक वे में काम करें तो आपको नीम ऑयल टाइप में आप स्प्रे कर सकते हैं, गौमूत्र की भी आप स्प्रे कर सकते हैं इस वक्त सेब पेटल फॉल के बाद, सेब में और नाशपाती में। उसके साथ साथ अगर इंसेक्टिसाइड, क्योंकि पियर को भी डैमेज करता है, तो आपके मेलाथियोन आप जो हल्का वो है उसको पिट्ठू मशीन से आप स्पॉट स्प्रे कर सकते हैं, जहां जहां दाने लगे हैं पियर में, पूरा पौधा भिगोने की जरूरत नहीं है, उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि आप शाम के समय अगर स्प्रे कर पाए, क्योंकि मधुमक्खियों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। अगर आपके अलग से ऑर्चर्ड है तो आप के लिए सही है, अगर आपके मिक्स है सेब के साथ तो प्रॉब्लम है। अगर आप इंसेक्टिसाइड पियर में भी करते तो अपने मधुमक्खियों के बक्से को बगीचों से हटा दे। अनोख ठाकुर जी, पत्ते छोटे रह रहे हैं, पत्ते धीरे धीरे बड़े होगे ब्रदर, अभी नहीं होगे, आप समय दीजिए। नरोत्तम ठाकुर जी, डिम्पल जी, आप इस हम सबके बगीचे आना चाहेंगे, पिछली बार हम आपके बराल वाले बगीचे आए थे। नरोत्तम ठाकुर जी, आपका स्वागत है। अगर आप लोग अभी भी विजिट करना चाहते हैं तो आप फूल पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपने फ्रूट सेटिंग देखनी है या फ्रूट थिनिंग सीखनी है तो आप अभी भी आ सकते हैं। अगर आपने बाद में आना है तो आप फ्रूटिंग पे आइए, हार्वेस्टिंग के टाइम में आप कभी भी आइए। थैंक यू, हम बहुत नेक काम कर रहे हैं। बागवान साथियों, ये एक जुनून है समाज सेवा का, लोगों की मदद करने का, वो किसी को भी हो सकता है।
आप में भी हो सकता है, किसी ना किसी रूप में आप भी मदद करते होने। मैं तो अपना कार्य कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है किसी की हेल्प, किसी के काम हम आए, इससे बड़ा क्या जीवन हो सकता है हमारा। नरेश ठाकुर जी, बिल्कुल आप पॉलिनेशन थैली में लगा सकते हैं, हैंड पॉलिनेशन की ओर जा सकते हैं। तिलक आदित्य जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। शर्मा कुलदीप जी, पत्तों पे पीले धब्बे अभी नहीं पड़ते हैं। जिस दिन आपके बगीचे में पत्तियां आनी शुरू हुई है, उस दिन से लेकर लगभग 70-75 दिन तक, 65 से 75 दिन आप मोटा मोटा मानिए, तब तक किसी भी तरह की बीमारी नहीं आती है। प्री मॉनसून जब आपके आएगा, उससे पहले आप प्रॉपर फंगिसाइड्स करते रहे, आपके पतझड़ की या प्री मिच्योर लीफ फॉल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्वेश्चन आ रहा है जड़ों से संबंधित, बहुत उपयुक्त समय है ड्रेंचिंग का। अगर आप ट्राइकोडर्मा, सोडोमोनास, बबेरिया बेसिना कुछ भी डालते हैं, जिसपे हम पहले भी बात कर चुके हैं, आप डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया मौसम जा रहा है। पंकज मोक्टा जी, बीमा ना होने का क्या कारण हो सकता है? बीमा ना होने का कारण आपकी प्रूनिंग या ओवर वेजिटेशन होगा, या आपकी न्यूट्रिशन में कोई प्रॉब्लम होगी, या आपकी सन पेनिट्रेशन पूरी नहीं हो रही है। एजे नेगी जी, यू आर माई इंस्पिरेशन, थैंक यू सो मच ब्रदर। आप भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कायत त्रिलोक जुमटा जी, जो तीसरी साल आपका गोल्डन आता है, उसके पीछे का रीजन है कि हैवी क्रॉप। आप प्रॉपर फ्रूट थिनिंग कीजिए। गोल्डन में याद रखिए, आपके टिप बेयरिंग होता है, वो टिप के ऊपर बीमा लगता है। इसीलिए जिस साल आपकी दूसरी सेकंड ईयर आती है, ऑफ ईयर, उसमें आप पिनों को ना छेड़े। गोल्डन में ज्यादा से ज्यादा पिने रखे, मुझे लगता है कि 100% भी आप रख सकते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। लव किशोर कोल्टू कोल्टू जी, सर फूल का साइज बहुत छोटा आ रहा है। तभी ब्रदर हमने पहले भी बताया था आपको कि आप पिंक बर्ड पे 1261 की स्प्रे जरूर करें। उसके साथ हो सके तो 100 ग्राम जिंक और 100 ग्राम बोरोन डाल दे, तो आपको बहुत फायदा मिलना था। 5 से 10% फूल पे अगर आपकी अभी स्टेज रही है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अब आप नहीं कर सकते। तो अब वही क्वेश्चन रिपीट होने लग गए, मुझे लगता है कि कौर नेगी जी, प्लांट की स्किन रेड क्यों हो रही है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लाइट सन, अगर आपके सन आवर्स आता है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी रेडिश होती है स्किन। अगर और प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप अपने रूट को चेक कीजिए एक पौधे की। अगर आपकी जड़ें सड़ रही है तो उस वजह से भी रेडिश हो जाती है स्किन। अदरवाइज आपके, बहुत सारे लोगों ने कास्टिक सोडे की स्प्रे करते हैं सर्दी में, तो उस वजह से भी आपके स्किन रेड होती है। अगर रूट की प्रॉब्लम नहीं है तो घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। मगर अगर जड़ों की प्रॉब्लम है तो आप अपने जड़ों की ट्रीटमेंट अभी कर दे। प्रकाश शर्मा जी, थैंक यू ब्रदर। दीक्षित ठाकुर जी, बिल्कुल आप यूरिया के साथ फंगिसाइड डाल सकते हैं, मगर आप ध्यान रखें कि 2 kg से ऊपर ना जाए। मुझे लगता है कि 1-1.5 kg के आसपास ही रहे आप, तो 1 किलो अभी छोटा सा फ्रूट है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको रस्टिंग की प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। राजपूत पवन हबी जी, बिल्कुल डाल सकते हैं आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो। अजय शर्मा जी, एप्पल में शेगल का पॉलिनेशन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है।
अशु भोल्टा जी, रेड गोल्डन बहुत कम है इस बार, क्या पीजीआर काम करेगा? ब्रदर बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि वो पार्थेनोक्रॉपी फ्रूट बनाता है बिना बीज वाला, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट चल रहा है। अगर आपके पॉलिनेशन कम है, आपको मैं एक सलाह दूंगा कि अपनी मधुमक्खियों के बक्से बढ़ा दे। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि मधुमक्खी के बक्से कैसे रखने हैं, कहाँ रखने हैं, कैसे आप उसको करें, उस लाइव को अगर मिस कर गए आप उसको दोबारा से देखें, आप उसको बढ़ा दे, दूसरे बगीचों से भी आपके पॉलन आ जाएगा। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, डेफिनेटली पीजीआर हेल्प करता है, मगर पॉलिनेशन का होना तो है ही अपनी जगह बहुत जरूरी। सोनू कपरेट जी, किंग ऑफ एप्पल इंडस्ट्री, हमारे फेवर की बात। सोनू कपरेट जी, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग स्कूल फेलो रहे हैं, इकट्ठे पढ़ते थे। हमारे परम मित्र बड़े भाई समान नितिन व्यास जी का भी कमेंट आया है। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? सर, हमें संगठन ने जो सिखाया है, समाज ने जो सिखाया है, परिवार में जो परवरिश हुई है हमारी, उसमें हमें दूसरों की हेल्प करना सिखाया गया है, कैसे हम किसी के काम आ सके। इसी भाव के साथ सर हम अपना कार्य कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे, क्योंकि सब लोग इस पे डिपेंडेंट है। अगर सेव नहीं होगा तो हमारी स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सब लोग तरक्की करें। और इसके साथ साथ बागवान साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात, कल मैं देख रहा था कि एक सरकार का एक विचार कर रही है भांग की खेती को लेकर करने के लिए। बहुत सारे लोग अपने अपने विचार रखे, अच्छा बुरा, सही बात है, बुरी तो होती है जो भी नशे, मगर एक चीज ध्यान रखिए आप, उसके कुछ ऐसे फायदे हो गए, उसको मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो हम और आपके ऊपर है कि हम उसको नशे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अपने आय को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारा जो स्टेट है, आप देखते आ रहे होंगे, हर सरकार एक दूसरे पे लांछन लगाती है कि इतने क्या कर्ज ले लिया। ये वाली सरकार जो वर्तमान में है, ये तो सत्ता में कर्ज का नाम ले लेके आई थी, मगर खुद ही उसी कर्जे में डूबती जा रही है। और डेफिनेटली ये सबको पता है कि 5 साल के बाद ये वाली सरकार भी उसी में डूबती रहेगी। उसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि हमारे पास आय के स्रोत नहीं है। हमारी स्टेट बहुत ही गरीब स्टेट है, यहां पर आय के स्रोत नहीं है जिससे सरकार चले। ऊपर से हमारे देश के अंदर टैक्स पेयर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। उससे एक जो भांग की खेती जब लीगल होगी, अगर उसके लिए कानून तो बनेंगे ही, उससे जो हमारी रीप्लांटेशन डिजीज है, जो हमारी मिट्टी में जो बीमारियां हैं, तो जो हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं कि, या जो साइंटिफिकली भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, अब कितनी सही है कितनी गलत है, कि उससे जो हमारे रूट रॉट या ये जो डिजीज है सॉइल की, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। अगर आपकी ओल्ड जमीन हो चुकी है, एक वक्त में अगर आप उस पर कोई और खेती कर सकते हैं, अगर लीगल होती है ये चीज, तो कहीं ना कहीं वो तो हम और आपके ऊपर है कि भाई किस रूप में हम इसको इस्तेमाल करें, नशे के लिए या अपनी इनकम के लिए। तो लोगों का विचार था कि मैं क्या सोचता हूं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैं कहीं ना कहीं इसका पक्षधर हूं। अगर इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून बने और एक अच्छी पॉलिसी के साथ, अच्छे तरीके के साथ अगर सरकार इसको इंप्लीमेंट करती है, तो हम सरकार के इस फैसले के साथ रहेंगे। आदित्य सिंह जी नमस्ते। चार्ली ठाकुर जी, स्कैब के बारे में, जैसे ही अभी बारिश रुक चुकी है, उसके बाद जब ह्यूमिडिटी बनने लगेगी, तो स्कैब के स्पोर्स मिट्टी से ऊपर उठने शुरू हो सकते हैं। इसके लिए आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपके बगीचे में पिछली हिस्ट्री स्कैब की है, तो अभी भी आप एक काम कर सकते हैं कि अपने बगीचे में आप 200 लीटर पानी में लगभग 15 किलो यूरिया घोल दे और उसकी फ्लोर में स्प्रे कर दे। हाईली नाइट्रोजन
जो स्कैब होगी उसको खत्म कर देती है। अभी भी आप कर सकते हैं। अगर आपके स्कैब की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप सॉइल मैनेजमेंट में अभी भी उसको कंट्रोल करने की ओर जा सकते हैं। नीचे आप फ्लोर पे स्प्रे करके जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन आ रहा कि घास, आजकल बिल्कुल तौलिया आप साफ रख सकते हैं और मल्चिंग जरूर कर दे तौलिए में। चाहे आप हरे घास की करिए, सूखे घास की करिए, मैट डालिए। कई बहुत सारे लोग बोरी डालते हैं, जो बोरी आती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब खरपतवार बहुत ज्यादा उगेंगे। अगर जो लोग नहीं करना चाहते उनके पास अगर घास काटने की मशीन है, तो मेरा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहेगी कि जो आपका तौलिया है सिर्फ आप उसी को साफ करें। जो आपके बाहर का घास है आप उसको मत काटें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितना अगर आप घास को साफ करेंगे अपने बगीचे को अभी इस वक्त, तो जो इंसेक्ट या जो कीड़े नीचे आपकी घास को खाते हैं वो कहीं ना कहीं पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इसीलिए उनके लिए भोजन का प्रबंध आप नीचे रखें, तौलिया साफ रखें, मगर जो बाहर की घास है उसको बहुत लंबा तो ना होने दे, मगर उसको फिर भी रहने दे। आप मशीन से उसको काट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जो लाइव सेशन है उसमें हमने जो आजकल का जो भी मैनेजमेंट थी उसके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में हमने बातचीत कर ली है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पे या व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज कर सकते हैं। अगला लाइव सेशन में बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित होंगे। रोहित काल्टा जी, हमने आपके क्वेश्चन का जवाब पहले दे चुके, आप दोबारा से देखें वीडियो। तो अगली बार नई लाइव के साथ, नए मुद्दों के साथ, नई बागवानी की बातों के साथ आप लोगों के साथ फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अपने लेवल की जो जानकारी है वो हर फार्मर तक हम पहुंचाए। जोगिंदर खशिया जी, क्या यूनिवर्सल कार्टन इस बार आ जाएगा? जोगिंदर खशिया जी, नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता नहीं आएगा, क्योंकि आप अब लेट हो चुके हैं। बॉक्स बनने भी शायद शुरू कर दिए होंगे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, और ऊपर से क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है यूनिवर्सल के साथ, अभी बहुत प्रॉब्लम है, हम तैयार नहीं है इसके लिए। हाँ, कुछ सालों के बाद हम तैयार हो सकते हैं। अभी एक केजी का फॉर्मूला अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट करती है सरकार, अभी तो ये भी शक के दायरे में कि कहीं सीजन आते आते कहीं इसके साथ भी खेला ना हो जाए, या इम्प्लीमेंट ढंग से ना कर पाए सरकार। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है फार्मर की। प्रीतम बिक्टा जी, आप यूरिया, बिल्कुल आप यूरिया डाल सकते हैं, मगर मेरी यहाँ रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट को थोड़ा मिक्स करके डालते रहे। और बहुत सारा एक और क्वेश्चन आता है लोगों को कि आपके छोटे पौधों में हम क्या खादें डालें। तो छोटे पौधों में आप लोगों को याद रखना होगा कि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, सुपर पोटाश की भी जरूरत पड़ती है। कोशिश आप ये करें कि अगर आप नाइट्रोजन की एप्लीकेशन हर 20 दिन में, छोटे 1 2 3 साल के जो नई प्लांटेशन है, दूसरे तीसरे साल के जो भी पौधे हैं, उसमें आप चाहे आप 1 1 चम्मच डालिए, 2 2 चम्मच डालिए, मगर हर 15 20 दिन में उसको आप अप्लाई करते रहे। अगर आगे ड्रॉट पड़ता है तो आपको लिक्विड करके घोल के डाल सकते हैं, जिससे अच्छी ग्रोथ आएगी। अब मैं देखता हूं बहुत बार, बहुत ही एक अच्छी बात है कि बहुत सारे जो हमारी महिलाएं हैं जो बागवानी में है, वो भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी रहती है। मगर एक चीज का मुझे हमेशा मतलब मैं हैरान रहता हूं कि ये महिलाएं कभी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछती। आप लोग क्वेश्चन पूछा कीजिए कीजिए, आपके भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हम आपके भी क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। तो बागवान साथियों, आज के लिए आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। आप लोग इतनी रात तक मेरे साथ जुड़े, लगभग 750 800 लोग हाईएस्ट गए आज। तो ये अपने आप में एक झील है सीखने की। तो हमारा काम है सिखाना। जो हम काम कर रहे हैं वो हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। सबसे सीखें,
थोड़ा थोड़ा सबसे सीखने को मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।